उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बागपत पहुंचे थे। पूर्व सीएम ने वन नेशन वन इलेक्शन पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हर बार विरोध किया, देश चाहता है एक साथ चुनाव हो, वन नेशन वन इलेक्शन से सुधार होगा। तो हर काम का विरोध किया है उन्होंने। उचित अनुचित कोई विश्लेषण वो लोग नहीं करते हैं। उनका एक सूत्री कार्यक्रम है, विरोध विरोध और विरोध। लेकिन देश ने इसका स्वागत किया है। पूरा देश चाहता है कि एक साथ चुनाव होना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि पिछले 10-11 साल की जो मोदी जी की सरकार है उसका एक बड़ी भारी उपलब्धि होगी। एक बहुत बड़ा सुधार ये देश के लिए होगा, देश की राजनीति के लिए होगा, देश की अर्थनीति के लिए होगा, देश की विकास की नीति के लिए होगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर एसपी सांसद राजीव राय का बयान आया है। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं वो जुमले से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इससे आगे उन्होंने कहा कि वन नेशन वन पेंशन होनी चाहिए। दिल्ली में जुमले वाली सरकार, हर राज्यों की अपनी जरूरतें होती हैं। छोटी पार्टियों के खिलाफ साजिश, तानाशाही की ओर जाता हुआ ये कदम है। मैं आपसे एक सवाल सीधा सा पूछता हूं, वन नेशन वन इलेक्शन बड़ा सुनने में अच्छा लगता है, तो वन नेशन और 3 पेंशन क्यों? वन नेशन वन पेंशन भी होना चाहिए था ना। और पूरा देश ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहा है। तो इनको ये जुमलों वाली सरकार है, ये अपने जुमले बैठाते रहते हैं, नए नए टर्मिनोलॉजी लाते रहते हैं। फेडरल गवर्नमेंट का फेडरल स्ट्रक्चर पर यह प्रहार है। हर राज्य की अपनी अलग राजनीतिक और भौगोलिक मौसम है, हर राज्य की अपनी जरूरतें हैं। आप चाहते हैं कि एक बार इलेक्शन कराकर सबको, क्योंकि आप बड़ी पर छोटी छोटी पार्टियों के खिलाफ ये साजिश है, छोटी छोटी पार्टियों के खिलाफ साजिश है। जो सरकारें चल रही है 5 साल के लिए चुनी गई है, उन सरकारों को क्या करोगे आप? राष्ट्रपति शासन लागू कर दोगे कार्यकाल पूरा होने पे, या आगे बढ़ाओगे? तो संविधान के ऊपर भी कुठाराघात है। ये एक बार फिर साबित करता है कि इनको अपने देश के संविधान में, फेडरल स्ट्रक्चर में कोई भरोसा नहीं है। तानाशाही की तरफ जाता हुआ एक कदम है। और बात करते हैं पीएम मोदी के प्लान की, एक देश एक चुनाव की। देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ कराने के प्रस्ताव। एक देश एक चुनाव को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सरकार इसी कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करेगी। उससे पहले 15 अगस्त को पीएम मोदी ने भी कहा था कि बार बार चुनाव देश की प्रगति में बाधा पैदा करते हैं। जय जगन्नाथ। इस देश ने बार बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। सत्ता के सिंहासन पर बैठी मोदी सरकार का तीसरा टर्म 100 दिन बाद उस इम्तिहान को पास करने वाली है जिसकी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। देश ने बार बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। मोदी सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है जिससे वन नेशन वन इलेक्शन को अमली जामा पहनाया जा सके, और इसकी नींव आज पड़ चुकी है। वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। मोदी कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पर मुहर लगी है। बैठक में कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार शीतकालीन सत्र में बिल ला सकती है। यानी एक देश एक चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यूनियन कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, एनडीए की सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन में जो हाई लेवल कमेटी की रिकमेंडेशंस थी उसको एक्सेप्ट किया है। High level committee recommendations on one nation, one election, on simultaneous elections, those recommendations have been accepted today by the Union Cabinet.
दरअसल पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली समिति ने वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाओं पर मार्च में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में जो सुझाव दिए गए हैं उसके मुताबिक सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक बढ़ाया जाए। पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ हो सकते हैं। दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी के चुनाव हो सकते हैं। चुनाव आयोग सिंगल वोटर लिस्ट तैयार करेगा। हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। जहां कांग्रेस इसके खिलाफ है तो वहीं समाजवादी पार्टी ने इसका समर्थन किया है। ये देखिए, ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। ये सिर्फ चुनाव जब बात है, कोई ना कोई कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा उनको, ऐसी चीजें बात करने के लिए, इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए वो बात करते हैं और इसीलिए और पूरे देश के लोग कोई मानने वाले भी नहीं हैं। इस पर आगे कार्रवाइयां होनी चाहिए। हम लोग वैसे चाहते हैं कि देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ में हो। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से केंद्र की सरकार में है और बार बार ये कह रही है, लेकिन उसकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सभी राजनीतिक दलों के अलग अलग विचार हैं। कुछ समर्थन में हैं तो कुछ विरोध में। अब ऐसे में जब संसद के शीतकालीन सत्र में इस बिल को पेश किया जाएगा तो विपक्ष के कुछ दल भी आमने सामने होंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन में वन नेशन वन इलेक्शन पर 2 फाड़ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस एक बार फिर से एक्सपोज हुई है, ये कहना है अमित शाह का। कांग्रेस पाकिस्तान के इरादे एक ही हैं। भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़े हैं राहुल। सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। अमित शाह ने कहा कि पिछले कुछ सालों से राहुल गांधी देशवासियों की भावनाओं को आहत करते हुए हर एक बात भारत विरोधी करते हैं और भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़े रहते हैं। जेपी नड्डा की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे के लिखे पत्र के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोला। कहा कि बीजेपी संविधान और लोकतंत्र का सम्मान नहीं करती, हिंसा को बढ़ावा देती। वैधानिक पद, लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता पद पर बैठे हुए श्री राहुल गांधी जी के प्रति जिस तरीके की हिंसक टिप्पणियां हो रही थी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पत्र लिखा था, हमें उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी अपने उन नेताओं पर कार्रवाई करेगी, उनके मुंह और उनकी जबान पर रोक लगाएगी जो लगातार हिंसक टिप्पणियां संवैधानिक पद पर बैठे श्री राहुल गांधी जी पर कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके का बयान जेपी नड्डा जी का और उनके पत्र में जवाब आया है, उससे ये पता चलता है कि वो संविधान को नहीं मानते, संवैधानिक मर्यादाओं को नहीं मानते। लखनऊ में बीएसपी की अहम बैठक को लेकर अपडेट आया है। उपचुनाव पर बीएसपी की अहम बैठक को लेकर अपडेट है। मायावती की अगुवाई में चुनाव पर मंथन को लेकर अपडेट है। मायावती ने चुनावी तैयारियों की समीक्षा की है। संगठन के विस्तार पर बैठक में चर्चा हुई। इस बैठक में मायावती ने निर्देश दिया कि जातिवादी, सांप्रदायिक और जाति बिरादरी पर आधारित संकीर्ण राजनीति करते रहने की वजह से बीजेपी के खिलाफ जनविश्वास का अभाव है। ऐसे में बीएसपी को काफी मुस्तैदी से अपनी पैठ जनता में जमाने की जरूरत है। लोकतंत्र है, सबको लड़ना है, सबको अपनी अपनी तैयारी करना है। जैसे एनडीए गठबंधन के सभी घटक दल तैयारी कर रहे हैं, वैसे वो भी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। बसपा कितना नुकसान पहुंचा सकती है उपचुनाव में? अरे वो अपना नुकसान किसी को कोई कब पहुंचाएगा। लोग अपनी अपनी ताकत, अपनी अपनी क्षमता पैदा कर रहे हैं, अपना प्रत्याशी जिताने के लिए लड़ रहे हैं। और एक बड़ी खबर भदोही से है। एसपी विधायक जाहिद बेग ने सरेंडर किया है। जाहिद बेग ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। नाबालिग लड़की के सुसाइड केस में सरेंडर किया है। विधायक के घर पर शव मिला था। कल बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और आज ये बड़ी खबर सामने आई है। समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग ने सरेंडर कर दिया है। कोर्ट में जाकर सरेंडर किया। नाबालिग लड़की के सुसाइड केस में सरेंडर किया है। विधायक के घर पर शव मिला था नाबालिग का।
कल बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और आज विधायक ने भी कोर्ट में पहुंचकर सरेंडर कर दिया। तो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं जाहिद बेग, उनके घर पर नाबालिग लड़की का शव बरामद किया गया था। उसी मामले में उनके बेटे को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। कल उसकी गिरफ्तारी हुई थी और आज एसपी एमएलए ने कोर्ट पहुंचकर सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने वहां से समाजवादी पार्टी सांसद को, विधायक को जेल भेज दिया है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप जाहिद बेग को देख सकते हैं जिन्होंने कोर्ट पहुंचकर सरेंडर किया, और दूसरी तस्वीर कल की है, जाहिद बेग के बेटे की कल गिरफ्तारी हुई। मथुरा में मालगाड़ी के 20 से ज्यादा डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में डिब्बे एक दूसरे पर चढ़ गए। मालगाड़ी में कोयला लदा हुआ था। डिब्बों के पलटने से डाउन और अप लाइन पर कोयले का ढेर लग गया। दिल्ली मथुरा का ट्रैक बाधित हो गया। हादसे के बाद 14 गाड़ियों को रद्द किया गया। यह हादसा किस वजह से हुआ, इसकी जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है। का तो एक इंक्वायरी इसमें बैठेगी, अभी बताना मुश्किल है, ये पॉसिबल नहीं क्योंकि सारा ध्यान हमारा रेस्टोरेशन पे लगा हुआ है। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही बता पाएंगे कि किस कारण से हुआ है, बट उसकी एक इंक्वायरी पूरी होगी। क्या लगता है अभी बताने की स्थिति में हम नहीं है क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स केस है ये। उसकी जांच की जाएगी, जांच के बाद ऐसी कोई कमियां लगी तो उसको करेक्ट करेंगे। आगरा दिल्ली रेलवे ट्रैक पर देर शाम बुधवार हुए हादसे के बाद अब यहाँ पर जो है राहत कार्य का काम जारी है। रेलवे के अधिकारी यहाँ पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जीएम से लेकर डीआरएम तक के यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और लगातार जो पॉपलाइन मशीन है, जेसीबी, उनके माध्यम से जो डिब्बों में कोयला भरा हुआ था उनको हटाने का काम किया जा रहा है, ताकि साथ ही जो पटरी हैं उनको सुचारू करने का काम किया जा रहा है। इस हादसे में जो है रेलवे के 3 ट्रैक अप डाउन और से जो लूप लाइन थी वो बाधित हुआ है, लेकिन चौथे लाइन के माध्यम से जो ट्रेनों को कौशल लगाकर निकाला जा रहा है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि हादसे की क्या वजह रही है इसके भी कारण स्पष्ट नहीं हुए हैं, लेकिन जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर यह हादसा क्यों हुआ।